कहानी हमें एक जनजाति के मुख्य चौराहे पर ले जाती है, जहां पुराने स्कूल का माहौल काफी देहाती है। दूर से हम देखते हैं कि लड़कों का एक समूह एक लड़की को घेरे हुए है, जबकि उनमें से एक कहता है कि वह अभी भी कांप रही है। जैसे जैसे हम करीब से देखते हैं, हमें पता चलता है कि वह एक लोमड़ी लड़की है और एक लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अचानक हमारा नायक चिल्लाता हुआ उठता है कि कोई उसे न छुए। लीनी भ्रमित होकर उठती है, सोचती है कि वहां कौन चिल्ला रहा था। अपना सिर पकड़कर हमारा नायक चक्कर आने की शिकायत करता है कि वह कहाँ है, कि वह कहाँ है। पर उसी समय उनमें से एक लड़का चिढ़ जाता है और कहता है कि लड़की ने उसे काट लिया है और उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगता है। हमारा नायक पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि क्या हो रहा है। तभी वह झोपड़ी से बाहर निकलता है और अजीब आदमियों से उसका सामना होता है। उनमें से एक ने शिकायत की कि लड़की सिर्फ एक गुलाम है और कहती है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली युआन उससे नफरत करता है। फिर भीड़ गपशप करने लगती है कि ली युआन भी कोई संत नहीं है। फिर लेवानी को आश्चर्य होता है कि क्या उसे एक उपन्यास में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसे लड़की होने का एहसास होता है। मुख्य नायिका कुफू के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तभी हमारे लड़के को उपन्यास का नाम याद आया। खलनायक की नायिकाएं मुझ पर मोहित है। जब उनमें से एक व्यक्ति मुड़ता है और उसे लेवानी कहता है, तो हमारा नायक अंततः दो और दो को एक साथ जोड़ता है। उस पल में उसे बिजली की तरह एहसास होता है कि वह कहानी का खलनायक है। इसके साथ ही वह आदमी हमारे नायक को एक क्लब सौंपता है। वह कहता है कि भागी हुई दासी पकड़ ली गई है और अब उससे निपटने की बारी लेवनी की है। नायक मन ही मन सोचता है कि उपन्यास में खलनायक केवल 3 दिनों तक चला और यह पूरी तरह से धोखा है। एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आकाश से उतरता है। फिर एक तैरता हुआ गोला प्रकट होता है और अपना परिचय डूइंग कथानक प्रणाली के रूप में देता है। सिस्टम बताता है कि हमारे लड़के का मिशन खलनायकों को सुधारना है ताकि वे उससे प्यार करने लगे। लेवानी हैरान है और पूछता है कि क्या सिस्टम ने कहानी गलत समझी है। डूइंग ने उसे चेतावनी दी कि यदि किसी खलनायक का भ्रष्टाचार मूल्य 5 सितारों तक पहुंच जाता है तो उसके लिए खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। सिस्टम तब उसे सचेत करता है कि मुख्य महिला पात्र का भ्रष्टाचार मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनमें से एक व्यक्ति को यह अजीब लगता है कि युआनी वहीं खड़ा है और उसे उसका प्रदर्शन देखने के लिए कहता है। वह उस पर प्रहार करता है। हमारा नायक चिल्लाता है, पूछता है कि वह दुनिया में क्या कर रहा है। नायक की चिल्लाहट से लड़का चौंक जाता है। लेवानी फिर लड़की के सामने आता है कि वो देखना चाहता है कि कौन उसे धमकाने की हिम्मत करता है। अचानक एक हरे बालों वाली महिला आत्मसंतुष्ट स्वर में दिखाई देती है। वह लेवानी को देखकर आश्चर्यचकित लगती है। उफू की रक्षा करना। सिस्टम चेतावनी देता है कि भ्रष्टाचार का मूल्य और भी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा हीरो इसका कारण समझ नहीं पा रहा है। लीनी खुद को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वह अब कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे ध्यान में रखते हुए वह अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल देता है। हमारा नायक कहता है कि लड़की उसकी है और किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि लेवानी नहीं बदला है और वह केवल अधिकारवादी हो रहा है। हमारा लड़का फिर सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और जो भी हिम्मत करता है उसे धमकी देता है उसे फिर से छूने के लिए। लोमड़ी लड़की को यह संदिग्ध लगता है। वह उसकी ओर देखती है। लड़की उसके रवैये से भ्रमित हो जाती है और उसे घूर कर देखती है। फिर वह उसे जल्दी करने और घर वापस जाने के लिए कहता है, जबकि सिस्टम उसे बधाई देता है। हमारा नायक उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह एक धैर्यवान व्यक्ति है। लड़की ने अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर पकड़ रखा है। उफू उठता है और अविश्वास की दृष्टि से नायक का सामना करता है। हमारा नायक और लोमड़ी लड़की मुड़ते हैं और दूर से देखते हुए दूर चले जाते हैं। रहस्यमयी संगीत। हरे बालों वाली महिला यह टिप्पणी करती है, लेवनी काफी दिलचस्प होती जा रही है। लेवनी मूल खलनायक की तरह काम करता है और लड़की को धमकाता है और उसे गति बढ़ाने के लिए कहता है। बेचारी लोमड़ी लड़की थकी हुई लग रही है, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। हालांकि
वह अचानक लड़खड़ा कर गिर जाती है। हमारा नायक सोचता है कि वह दयनीय स्थिति में है और उसे किसी तरह उसे बचाना है। वापस अपनी जगह पर हमारा लड़का अपने बिस्तर पर बैठता है और सिस्टम से बात करता है। वह सिस्टम से पूछता है कि क्या कोई स्टार्टर पैक या इस तरह का कुछ है। सिस्टम की शिकायत है कि उसके पास केवल 10 है अंक, लेकिन फिर भी आइटम की दुकान खोलता है। लेवानी को लगता है कि इतने कम अंकों के साथ वह कुछ भी उपयोगी नहीं खरीद पाएंगे। फिर वह महिलाओं के कपड़ों का एक सेट खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत केवल 2 अंक है। हमारे नायक को आश्चर्य होता है कि 3 दिन हो जाने के बाद भी वह क्यों नहीं जागी। अचानक उफू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और सिस्टम खुशी से घोषणा करता है कि लोमड़ी लड़की आखिरकार जाग गई है। लेवानी को यह देखकर राहत मिली कि वह ठीक है। वह भोजन का कटोरा लेकर आता है और उसे पीने के लिए कहता है। अचानक उसे भ्रष्टाचार का मूल्य आसमान छूने लगता है। संगीत हमारे नायक को घबराहट में भेज देता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जहर है। संगीत युवानी नकली खांसी करता है। फिर वह कृत्य जारी रखता है और कुफू को यह सब पीने के लिए चिल्लाता है या वह उसे खुद इसे निगलने के लिए मजबूर कर देगा। इसके साथ ही लड़का उसे कटोरा देता है और धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत दवा नहीं पी तो उसे बाहर फेंक देगा। लड़की अजीब तरल पदार्थ पीना शुरू कर देती है, भले ही वह सोचती है कि यह उसके लिए अंत है। के बाद खत्म करते हुए वह पूछती है कि वह उससे और क्या चाहता है। लोमड़ी लड़की तब सोचती है कि वह नष्ट होने वाली है और जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर वह हताश हो जाती है और सोचती है कि चीजों को खुद ही खत्म कर देना बेहतर होगा। हमारे नायक को एहसास होता है कि वह क्या योजना बना रही है और वह उसे धमकी देते हुए कहता है कि वह इसके बारे में सोचे भी नहीं। वह उसके लिए भोजन से भरी थाली छोड़ देता है। जैसे ही वह जाता है, एक हरा सांप उसे देखता है और उससे कपड़े और भोजन के बारे में सवाल करता है। फिर सरीसृप चमकने लगता है और सोचते समय आकार बदलने लगता है। हमारा लड़का सांप हरे बालों और शानदार फिगर वाली एक महिला में बदल जाता है। उसे उसके बारे में कुछ अलग महसूस करना याद है, लेकिन सोचती है कि शायद यह कुछ भी नहीं है। अन्य लोमड़ी लड़कियां प्रकट होती हैं और महिला जानी को कुछ फल लेने के लिए बुलाती है। जेनी सहमत हो जाती है और अन्य लड़कियों को बुरी मुस्कान देती है। लेओनी ने लड़की से पूछा कि क्या वह भोजन की भी हकदार है। वह कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वह कूड़ा बीन रही है और उसे जल्दी से अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। ऐसा कहकर नायक उसे धमकाता है, यदि वह एक भी टुकड़ा छोड़ती है तो वो उसे उसके सिर पर डाल देगा। भ्रष्टाचार एक बिंदु तक बढ़ जाता है और सिस्टम कहता है कि वह अब भी सोचती है कि भोजन जहरीला है। हमारे नायक को आश्चर्य होता है कि पिछले मालिक ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो मुर्गे की टांग उठाता है कि वह इसे खाने लायक नहीं है, फिर उसे खुद खा लेता है। हमारा नायक फिर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उनके रिएक्शन से हैरान है। अचानक फू हमारे नायक द्वारा छोड़े गए भोजन की ओर छलांग लगाता है। फिर वह मुर्गे की टांग को नीचे गिराना शुरू कर देती है। खाना वह हताश होकर भावुक हो जाती है। फिर वह खाना जारी रखते हुए रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि इसमें कोई जहर नहीं है। सिस्टम खुशी से घोषणा करता है कि कुफू का भ्रष्टाचार मूल्य पहली बार कम हुआ है। हमारा लड़का आश्चर्यचकित है कि शरीर का पिछला मालिक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतना भयानक व्यवहार कैसे कर सकता है। वह अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखता है और अपनी गंदी और मैली उपस्थिति के बारे में शिकायत करता है। सिस्टम बताता है कि मूल लीवानी का विवरण बहुत संक्षिप्त था और उसे यह याद नहीं है। फिर सिस्टम का कहना है कि उपन्यास का पात्र 3 महीने से नहीं नहाया है, जो हमारे नायक को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। लेओनी फिर अपनी हार स्वीकार करता है कि क्या वह कुछ शॉवर जेल खरीदने के लिए 1 अंक खर्च कर सकता है। हमारा लड़का सौदा स्वीकार कर लेता है और सिस्टम उसे नहाने का सामान सौंप देता है। वह लोमड़ी लड़की की देखभाल के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा किट खरीदने का अवसर लेता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि दुकान की सभी वस्तुओं का हमेशा के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो हमारे लड़के को आश्चर्यचकित करता है।
हमारा नायक सिस्टम से पूछता है कि क्या रात का खाना है, यह मानते हुए कि वह पहले ही खाना समाप्त कर चुकी है। उसे अभी तक पोह तक पहुंचाया नहीं गया है। वह लात मारकर कमरे का दरवाजा पूरा खोल देता है। लोमड़ी लड़की उससे डर जाती है और खाना बंद कर देती है। नायक को आश्चर्य होता है कि उसने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, और सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी घायल है। खतरनाक लहजे में नायक उसे डांटते हुए पूछता है कि क्या वह बचा हुआ खाना छोड़ने की हिम्मत करती है। खौफनाक मुस्कान के साथ वह कहता है कि उसे याद होगा कि जो लोग बचा हुआ खाना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है। वह उसे भयानक दृष्टि से देखता है और वह घबरा जाती है। ठंडा पसीना नायक से भयभीत वो उसके बगल में बैठ जाता है, जबकि वह घबराकर बाकी खाना खा लेती है। फिर हमारा हीरो अपनी जेब से कुछ निकालता है। कुफू का मानना है कि उसने उसे चोट पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वह उसे पकड़ लेता है और उसके पैर पर रुई का गोला दबा देता है, और बेचारी लड़की सोचती है कि यह जहर है। हमारा नायक सोचता है कि समझाने की कोशिश करने की अपेक्षा उसके लिए यह विश्वास करना बेहतर है कि वह उसे चोट पहुंचा रहा है। जब वह खाना खा रही होती है तो नायक उसे ताना मारता रहता है। लेवानी फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसकी ओर इशारा करती है, और उसकी ओर इशारा करती है। उसकी चोटें बता रही हैं कि उसके सभी घाव चुभने वाले हैं। जल्द ही वह उसके घावों का इलाज करना समाप्त कर देता है। हमारा हीरो कहता है कि उसने दवा लगाना पूरा कर लिया है और वह जा रहा है, और उसे पता चलता है कि उसने उसके शरीर पर जो डाला वह दवा थी। वह जल्दी करती है और चिल्लाती है कि वह कमरे से बाहर निकलने और उसे अकेला छोड़ने से पहले इंतजार करे। वह उससे पूछती है कि क्या यह उसका कमरा नहीं है बाहर। हमारा नायक ठंड से कांप रहा है और खुद को आश्वस्त कर रहा है कि ठंडी रात सहना इसके लायक होगा। वह सोचता है कि कब वो जागती है और देखती है कि उसके घाव ठीक हो गए हैं, उसका भ्रष्टाचार मूल्य काफी कम हो जाएगा। सिस्टम तब समझाता है कि स्कोर भ्रष्टाचार और स्नेह में विभाजित है और उसके पास केवल 7 अंक बचे हैं। हमारा लड़का आत्मविश्वास से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुफू जागने पर उसे निश्चित रूप से ढेर सारे अंक मिलेंगे। अचानक उसे झोपड़ी से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। क्रोधित होकर वह चिल्लाता है कि वह कृतघ्न पीठ में छुरा घोंपने वाली है। लेवानी इस बात से नाराज है कि उन्हें एक भी अंक हासिल नहीं हुआ। लोमड़ी लड़की की मदद करने के बाद हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है। संगीत। फिर वह अपनी गंध के बारे में शिकायत करता है कि इस शरीर का मूल मालिक पूरी तरह से गंवार था। हमारा लड़का फिर खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर वो साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने होता तो कोई भी महिला उस पर फिदा हो जाती। इस विचार के साथ नायक अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्नान करने का निर्णय लेता है। फिर वह स्नान किट के लिए एक बिंदु का आदान करता है ताकि वह अंततः साफ हो सके। अगले दिन कुफू दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जाग जाता है और पीछे हट जाता है। लेवानी दरवाजे पर प्रकट होता है। सब सुथरा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुफू उसके अचानक परिवर्तन से हैरान है और उसे पहचान भी नहीं पाता है। हमारा नायक दिखावा करता है और पूछता है कि क्या उसे वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक नहीं लगता है। अचानक कुफू डर के मारे पीछे हट जाती है और उसका भ्रष्टाचार फिर से बढ़ने लगता है। हमारे नायक को यह समझ नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार के बिंदु क्यों बढ़ रहे हैं। तब उसे एहसास होता है कि अगर कोई सुंदर अजनबी अचानक सामने आ जाए तो उसे भी संदेह होगा। युवानी ने दीवार पर मुक्का मारा। हमारा नायक चिल्लाता है और पूछता है कि उसने अभी भी क्यों पहना है वही पुराने चिथड़े। वह अपना कृत्य जारी रखता है और पुराने गंदे कपड़े पहनने के लिए उसकी आलोचना करता है। नायक उसे कंधे से पकड़ लेता है। लिलियुनेई सोचती है कि उसे कुछ गंभीर आघात लगा है और उसकी मदद करना कठिन होगा। लोमड़ी लड़की उसे डर और संदेह से देखती है। इसके साथ ही हमारा नायक चिल्लाता है और उसे जल्दी करने और पहले से ही कपड़े बदलने के लिए कहता है। वह कहने की कोशिश करती है कि उसे खाना बनाना है, लेकिन वह यह कहते हुए उसकी बात काट देता है कि उसका खाना बनाना बहुत बुरा है। नायक उसे बिस्तर पर फेंक देता है और उससे कहता है, अब और खाना नहीं बनाना है।
हमारा लड़का तब निराश होकर चला जाता है कि उसे कोई स्नेह अंक नहीं मिल पाता है। उसके व्यवहार से भ्रमित होकर दरवाजे से बाहर निकलता है। वह बिस्तर पर छोड़े गए नए कपड़ों को देखती है। कुफू को याद है कि वह उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता था और वह अचानक कैसे बदल गया। कुफू को आश्चर्य होता है कि उसने उसे दंडित क्यों नहीं किया और उसे नए साफ कपड़े भी क्यों नहीं दिए। वह अपने हाथ को देखती है कि घाव पहले से बेहतर है। उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी देती है कि वह यह सोचकर मूर्ख न बने कि उसे उसकी परवाह है। फिर लोमड़ी लड़की खुद को यकीन दिलाती है कि वह उसके लिए कुछ बदतर योजना बना रहा है। वह लाल पोशाक पकड़ती है और खुद को आश्वस्त करती है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। हमारा हीरो चलना बंद कर देता है। एलुआनी का कहना है कि महिलाओं को सुंदर कपड़े पसंद हैं और इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और अंक बढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसके भ्रष्टाचार का मूल्य थोड़ा और बढ़ गया है, जिससे वह हैरान रह गया। हमारा नायक हताशा में खुद को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि वह हार मान लेगा क्योंकि उससे निपटना असंभव है। के साथ हमारा नायक तब अपने खलनायक अभिनय का अभ्यास करना शुरू कर देता है, यह घोषणा करते हुए कि यह कुफू का उसके साथ टकराने का शुभ दिन है। वह अपना नाटक जारी रखता है कि यदि वह उसकी अच्छी सेवा करती है तो वह उसे शीघ्र और दर्द रहित अंत दे देगा, इसलिए उसकी पीड़ा संक्षिप्त होगी। कई गियर बदलते हुए हमारा लड़का सिस्टम से पूछता है कि क्या उसका प्रदर्शन काफी क्रूर था, और ऐसा करने से पुष्टि होती है कि यह पर्याप्त से अधिक था। हमारे एमसी बताते हैं कि चरित्र में बने रहने के लिए वह पर्दे के पीछे कितना प्रयास करते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसके साथ ही ली युआनी और सभी सिस्टम उत्साहित हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि वे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। अपने घर पर वापस हमारा नायक चिल्लाता है कि वह घर पर है और पूछता है कि हर कोई कहाँ है, यह सोचकर कि वह लोमड़ी लड़की फिर से कहाँ भाग गई है। तभी पर्दे के पीछे से कुफू प्रकट होती है और डरपोक आवाज में कहती है कि वह वहीं है और भागी नहीं है। फिर हमारा नायक अपने क्रूर खलनायक व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए खतरनाक तरीके से उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। एली युवानी ने उसे डांटते हुए नहाने के लिए कहा, उसके कपड़े बदलो क्योंकि वह इतना गंदा होकर उसे शर्मिंदा कर रही है। कुफू भयभीत होकर फर्श पर घुटने टेक देता है और वह उसके जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि इस प्रयास से उसके घाव फिर से खुल सकते हैं। कुफू इससे पूरी तरह से चकित हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह हमारे नायक के अजीब व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया दे। हमारा लड़का फिर आग की ओर इशारा करता है कि वह बिना किसी पीछे 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 उसके लिए पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर आग की लपटों में जलाऊ लकड़ी डाल देता है। कुफू सहमत है, लेकिन सोचती है कि उस पर विश्वास करना मूर्खता थी। बदल गया था और वह वास्तव में कभी अलग नहीं होगा। इसके बाद हमारा लड़का गर्म पानी से उसके स्नान की तैयारी शुरू कर देता है। फिर वह उसे जल्दी से स्नान करने के लिए कहता है। वह शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन चरित्र में बने रहने के लिए लेओनी ने उसका अपमान करते हुए कहा कि अन्य लड़कियां कहीं अधिक सुंदर हैं, जिसे सिस्टम उसे अजीब कहता है। फिर हमारा नायक उस पर चिल्लाता है कि जल्दी करो और नहा लो, साथ ही पुष्टि करता है कि वह फिर से अजीब हो रहा है। कोई विकल्प न होने पर कुफू ने आज्ञा मानी और स्नान करने के लिए कपड़े उतारना शुरू कर दिया। सावधानी से कुफू ने उसे डुबाया। तापमान का परीक्षण करने के लिए गर्म पानी में पैर रखें। एक बार पानी में कुफू को आश्चर्य होने लगता है कि इस सब के बाद आज रात वह उससे क्या चाहता है। बाहर युआनी घबरा रहा है क्योंकि कुफू अकेला मुट्ठी भर है और उसे अभी भी 6 और खलनायकों से निपटना है। उसकी शिकायत है कि वो हीरो बनना चाहता था, कुछ हीरो नहीं। लेकिन सिस्टम उसे यह कहते हुए खुश करता है कि उसके पास 7 मजबूत महिला योद्धा होंगी। इसके साथ हमारे एमसी को दृढ़ संकल्प की एक नई लहर मिलती है और कहते हैं कि एस बनना महानता की यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा, उस रात बाद में खुफू दरवाजे पर आती है और हमारे लड़के को बताती है कि उसने अपना स्नान पूरा कर लिया है, जैसा उसने आदेश दिया था। जब वो मुड़ता है और उसकी ओर देखता है तो हमारा हीरो पूरी तरह से हैरान और अवाक रह जाता है। कुफू नई पोशाक में दिखाई देती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या ये नई पोशाक उस पर अजीब लग रही है।
उसका चेहरा चमकीला लाल हो जाता है क्योंकि वह हमारे नायक की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। जो चुप रहता है बस उसे देखता रहता है। लेओनी का कहना है कि यह स्वीकार्य है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा रहा है और पहले से ही उसे खरीदने की योजना बना रहा है। अन्य पोशाकों का समूह। कुफू उसकी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाता है और सोचता है कि उसे यह पसंद नहीं आया कि यह कैसे हुआ। इससे वह वास्तव में दुखी हो रहा है। अपने कृत्य को जारी रखने के लिए हमारा नायक कुफू को अपने कमरे में जाकर सोते समय उसकी निगरानी करने का आदेश देता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह यह कहते हुए जबरदस्त धमकी देता है कि अगर वह जागने पर वहां नहीं होगी तो वह उसे कड़ी सजा देगा। इसके साथ वे दोनों कमरे में चले जाते हैं और सिस्टम घोषणा करता है कि अधिनियम काम कर गया और उसका भ्रष्टाचार बढ़ना बंद हो गया है। हमारा लड़के ने उसे बाल्टियों के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी, क्योंकि अगर उसे दोबारा चोट लगी तो उसे उस पर अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुफू को तब समझ आता है कि वह सिर्फ पैसे खर्च करने से डरता है, कहीं वह फिर से चोटिल और बीमार न हो जाए, लेकिन किसी कारण से वह इससे खुश महसूस करती है। भले ही वह सोचती है कि यह पैसे के बारे में है, लेकिन अंत में वह उसकी चिंता को समझती है। कुफू राहत के साथ रोती है, क्योंकि भले ही उसका बचना असफल रहा, लेकिन उसका जीवन उतना कठिन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। उस पल में डिंग ने उसे सूचित किया कि वह भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है, जिससे उन्हें 10 अंक मिले और लेवल 2 सिस्टम शॉप का ताला खुल गया। हमारा नायक खुशी के आंसू रोता है और सिस्टम को गले लगाता है, जो उसे बधाई देता है और कहता है कि उनकी योजना काम कर रही है। उस पल में ये युआन की आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प चमकता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी योजना आखिरकार सफल हो रही है। वह सोचता है कि एक दिन वह समझ जाएगी कि वह वही व्यक्ति नहीं है जो पहले था, और अब वह केवल उसे खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। एक लंबे दिन के बाद हमारा नायक अपने आप में आराम करने की कोशिश करता है, कुछ आराम पाने के लिए बिस्तर पर, लेकिन वह तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और वहां वह कुफू को अपने बिस्तर पर देखता है, जैसे कि उसके पास रात के लिए अन्य योजनाएं हों। शर्माते हुए वह लाल हो जाती है, बिस्तर से उठती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है। कुफू जवाब देता है कि उसने ही उसे अपने साथ सोने के लिए आने के लिए कहा था। वह घबरा कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जबकि कुफू उसकी प्रतिक्रिया से भ्रमित हो जाता है। लेओनी हर बात से इनकार करता है और पूरी शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी नाक से खून बहने से रोकने की कोशिश करता है। सिस्टम द्वारा उसे खतरे की चेतावनी देकर वह अपमान करता है, उसे अपने दुष्ट खलनायक कृत्य को बनाए रखने के लिए। फिर वह उसके रवैये पर सवाल उठाती है, क्योंकि उसकी हरकतें पूरी तरह से कुछ और ही दर्शाती हैं। हमारा नायक बाहर निकलता है और गलत विचार प्राप्त करने के लिए उसे व्याख्यान देता है। गुस्से में वह उसे बिस्तर पर सोने के लिए कहता है, जबकि वह फर्श को दूर ले जाता है। फिर वह उसे बिस्तर पर धकेल देता है और वह सोचती है कि क्या उसे वास्तव में वहां सोने की अनुमति है। हमारा नायक बिस्तर के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि वो फर्श पर सो रहा है। कुफू पूछता है कि क्या वे अभी भी कुछ करने जा रहे हैं, और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, उठो और सो जाओ। इसके साथ ही हमारा लड़का सख्त फर्श पर सिर्फ एक कंबल लेकर लेट जाता है, बस मान लेता है और लेट जाता है। हालांकि वह जल्द ही सो जाती है और पहली बार वह सुरक्षित और शांति महसूस करती है। लेकिन रात के दौरान कुफू को एक भयानक दुस्वप्न आने लगता है। अपने सपने में उसे एक भीषण आग की याद आती है, जिसने उसके पुराने गांव को नष्ट कर दिया था। हर कोई आग की लपटों से बचने के लिए बेतहाशा भाग रहा था, जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। नन्ही कुफू उस नरक से बचने की कोशिश करते हुए अनियंत्रित रूप से रोने लगी। उसके भागने के दौरान उसे एक तीर लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि उठ नहीं पाती। ठीक उसी तरह उसे दो लोगों ने पकड़ लिया और उसे बेचने के लिए पिंजरे में डाल दिया। कुफू को बहुत कष्ट सहना पड़ा, वह सभी दर्द और कठिनाइयों से गुजरी। वर्तमान में कुफू बिस्तर पर छटपटा रही है, क्योंकि एक काली ऊर्जा उसके चारों ओर से घिरी हुई है। हमारा नायक शोर से जाग जाता है और सिस्टम चेतावनी देता है कि उसे जगाना कठिन है।
वह पूछता है कि क्या डिंग अपना सपना देख सकती है, और सिस्टम कहता है कि उसका भ्रष्टाचार बदतर होता जा रहा है। देख, सिस्टम तब बताता है कि वह एक कुलीन परिवार से है, लेकिन उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। हमारे लड़के को याद है कि आघात ने उसकी शक्तियों का कुछ हिस्सा छीन लिया था और धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए थे। लेओनी ने अब देखा कि कुफू के पैर का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसके साथ ही हमारा नायक उसके घाव का इलाज करने के लिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट ले लेता है। फिर वह उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुफू के पैर पर कुछ दवा लगाता है। हमारा नायक कुफू को देखता है, जो नींद में भी चोट के दर्द को महसूस कर सकता है। उसके सपने में कुफू को भयानक दर्द महसूस होता है और उसका मानना है कि वह जानबूझकर उसे चोट पहुंचा रहा है। वह सोचती है कि यह सब उसकी सतर्कता कम करने की एक योजना थी ताकि वह नींद में उस पर हमला कर सके। लेकिन नफरत से भरी आंखों के साथ वह बस यही चाहती है कि वह इसे पहले ही खत्म कर दे। दर्द इतना तीव्र है कि कुफू शिकायत करती है कि अब तक एक सूअर भी जाग गया होगा, इसलिए वह किसी नुकीली चीज का एक टुकड़ा पकड़ने की कोशिश करती है। इस बीच हमारे नायक ने पहले ही उसका इलाज पूरा कर लिया है और अब वह फर्श पर गहरी नींद में सो रहा है। कुफू फिर वह उठता है। वह क्रोधित हो जाती है और उसे प्रताड़ित करते हुए उससे बदला लेने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, उसे अपने घाव से एक अजीब सी खुजली महसूस होती है। जब उसने इसकी जांच की, तो वो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि घाव अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। उस पल में कुफू को एहसास होता है कि जो दर्दनाक चीज वह उस पर डाल रहा था वह वास्तव में दवा थी। सच्चाई को समझते हुए उसके प्रति उसका स्नेह मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि वह केवल उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। दिन हमारे हीरो के घर पर एक नई सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा करने से वह जाग जाता है, घबराना, चिल्लाना कि वास्तव में कुछ बुरा हुआ है। तब सिस्टम से पता चलता है कि मूल कहानी के नायक को भी इस दुनिया में ले जाया गया है। हमारा लड़का घबरा गया, क्योंकि वह तथाकथित नायक वही व्यक्ति है जो अतीत में कुफू के साथ दुर्व्यवहार करता था। डूइंग यह भी चेतावनी देता है कि अपने कौशल से वो कुछ ही समय में हमारे नायक की प्रगति को चकमा दे देगा। लीनी की शिकायत है कि कुफू अकेला पहले से ही मुट्ठी भर है और सिस्टम चेतावनी देता है कि यदि दूसरा व्यक्ति जीतता है तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। सिस्टम के बारे में सब काम हो जाता है, संभावना को मुख्य सिस्टम द्वारा हटा दिया जा रहा है। लेकिन हमारा नायक एक पल के लिए सोचता है और स्थिति को संभालने के लिए एक शानदार विचार के साथ आता है। वह बताते हैं कि 30 अंक हासिल करने के बाद से उनकी रणनीति काम कर रही है और कहानी पहले ही बदल चुकी है। आत्मविश्वास से भरपूर लेवानी ने घोषणा की कि दूसरे व्यक्ति को पहले उससे निपटना होगा। फिर हमारा हीरो शांत होकर खेलने का फैसला करता है और सामने आए इस नए प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखता है। इस बीच कुफू उसे खुद से बात करते हुए सुनता है और आश्चर्य करता है कि वह कौन है से बात कर रहे हैं। लिन कुफू के बिस्तर पर चली जाती है। वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे अच्छी तरह सोने और उसका इंतजार करने के लिए कहता है। इसके साथ ही हमारा नायक अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उसे आराम करने के लिए छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। कुफू जाग जाता है, भ्रमित हो जाता है, सोचता है कि हमारे नायक का उन दयालु शब्दों से क्या मतलब है। इस बीच एक जंगल में हमारा नायक पहले से ही एक नई योजना को क्रियान्वित कर रहा है। वह कुफू को यहाँ लाने और एक जानवर के हमले का मंचन करने की सोच रहा है ताकि वह उसे वीरतापूर्वक बचा सके। लेकिन हमारा लड़का अचानक रुक जाता है। उसे लगता है कि कोई देख रहा है। उसे जंगल में पास से चौंक कर वह चिल्लाता है कि जो कोई भी वहां है वह तुरंत खुद को दिखाए और छिपना बंद करे। सावधानी से हमारा नायक यह पता लगाने के लिए झाड़ियों के पास जाता है कि रहस्यमय जासूस कौन है। तभी झाड़ियों से एक हाथ निकलता है और एक आवाज उसे हमला न करने के लिए कहती है और कहती है कि वे एक ही जनजाति से हैं। तभी एक हरे बालों वाली भेड़िया महिला प्रकट होती है और कहती है कि उसका गायन किसी रोते हुए भूत की तरह लग रहा था। वो उसे शहर के चौराहे पर पहचानती है और उसकी पहचान की पुष्टि करते हुए पूछती है कि क्या वह लेवनी है। हमारा
शर्मिंदा नायक बताता है कि वह सिर्फ समय गुजारने के लिए गा रहा था और माफी मांगता है। अन्य लड़कियां टिप्पणी करती हैं कि उन्होंने सुना था कि वह बदसूरत था, लेकिन वास्तव में वह बहुत प्यारा है। हमारा लड़का सब कुछ सुनता है और उनकी तारीफों से गौरवान्वित और खुश होता है। हरे बालों वाली महिला का कहना है कि वह बहुत बदल गया है और बिल्कुल अलग व्यक्ति लगता है। हमारा हीरो तब मौके का फायदा उठाता है और 3 लड़कियों के नाम पूछता है। वे अपना परिचय देते हैं और जियाउंग उसे एक तरबूज प्रदान करता है। हमारा नायक प्रयास करता है। उसने तरबूज देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह उपहार बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जियाउन ने जोर देते हुए कहा कि उन्हें पहाड़ से इसका एक गुच्छा मिला है और उसे कुछ आजमाना चाहिए। फिर वह सुझाव देती है कि वह उसे कुफू में भी ले जाए, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। हमारा नायक अपने खलनायक मोड को सक्रिय करता है और कहता है कि कुफू इसका स्वाद चखने के योग्य नहीं है और डुइंग उसके अभिनय के लिए उसकी प्रशंसा करता है। इसके साथ जू युआन ने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्होंने फैसला किया कि अब उनके जाने का समय हो गया है। जैसे ही वो अलविदा कहती है, जो हमारे नायक को पहले एक आखिरी मुस्कान देती है, दूसरों के साथ जा रहा हूं। फिर हमारा लड़का उन्हें अलविदा कहता है। जैसे ही वे दूर चले जाते हैं, फिर से अकेले वह सोच में खो जाता है। जंगल में लड़कियों के साथ इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के बाद ये युआन ने सिस्टम से पूछा कि क्या मूल कहानी में कभी जिया युआन नाम का कोई पात्र था। एडिंग नहीं कहता है और उसके करिश्मे ने अन्य लड़कियों को आकर्षित किया होगा और हमारा हीरो इससे पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। रसोई में हमारा नायक शिकायत करता है कि भोजन तैयार करना हमेशा कष्टकारी होता है। उसे पता चलता है कि चकमक बॉक्स खाली है और वह सोचता है कि वह उसे कैसे जलाएगा। अब जलाऊ लकड़ी। इसलिए लीनी डिंग से मदद मांगती है और सोचती है कि क्या उसके पास कोई लाइटर है जिसे वो उधार ले सकता है। सिस्टम उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है और उसे एक मामूली सिस्टम पॉइंट के बदले में एक लाइटर देता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हमारा नायक नए युग के महान आविष्कार को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुफू प्रकट होता है और पूछता है कि क्या वो रसोई में है, जो उसे पूरी तरह से चौंका देता है। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए हमारा नायक गलती से फर्श पर पड़े लाइटर पर पुष्टि करता है कि वह वही है, लेकिन वह तुरंत अपनी धुन बदल देता है और rudely asks what she wants. Khufu timidly replies that she came to cook their meal. Li Yuani tells her to get cooking, that he's just practicing how to make a fire without any help, that he starts rubbing a stick against a piece of wood, trying to create a spark, greater than breaking into a cold sweat. He thinks that making a fire this way is super hard and hopes he doesn't embarrass himself in front of her. Seeing his struggle, Khufu offers to help him and asks him to let her try. With a simple इशारा करते हुए कुफू अपने जादू का उपयोग करती है और अपनी उंगलियों पर एक लौ पैदा करती है। ठीक उसी तरह जलाऊ लकड़ी में आग लग जाती है और हमारा नायक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह कितनी अविश्वसनीय है। वह बताते हैं कि हालांकि उनकी ताकत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर भी वह बिना अधिक प्रयास के आग की एक छोटी सी चिंगारी को बुला सकती है। हमारा नायक रोमांचित है और पहली बार वास्तविक जादू देखकर उत्साहित हो जाता है। उत्सुकतावश वो पूछता है कि क्या उसे अपने जादू का उपयोग करने के लिए किसी हाथ के इशारे या मंत्र की आवश्यकता है। कुफू समझाती है कि वह ऐसा नहीं करती है और वह हो बस अपनी शक्ति को केंद्रित करने और उसे अपनी इच्छा के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है। लियुआनी आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि क्या ऐसा करने से उसकी उंगलियां नहीं जल जाती। वह असमंजस भरी दृष्टि से बस यही उत्तर देती है कि नहीं, वह कभी आग से नहीं जलती। फिर हमारा नायक इसे सीखने के तरीके और कौशल की लागत के बारे में ढेर सारे सवाल रखता है। कुफू पूरी तरह से खो गया है और वो जो कुछ भी कह रहा है उसे समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत तेजी से बात कर रहा है। अचानक वह शर्माने लगती है और सोचने लगती है कि हमारा नायक बहुत प्यारा है, लेकिन वह यह सोचकर तुरंत खुद को डांटती है कि उसे उसके साथ किए गए सभी बुरे काम याद आ रहे हैं। कुफू यह याद करने की कोशिश करता है कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करता था, ताकि वह उसके कृत्य में न फंसे। इस बीच हमारा नायक सिस्टम से पूछता है
कि जादू का उपयोग करने के लिए ऊर्जा को कैसे केंद्रित किया जाए, तो कुफू को लगता है कि वह अलग तरह से काम कर रहा है और सिस्टम कौशल के लिए व्यापार अंग करता है। उसे याद है कि उसने उसकी देखभाल की थी और लीवानी पूछता है कि अब वह कौन से कौशल खरीद सकता है। हमारे नायक की शिकायत है कि भविष्य में केवल 10 सेकंड देखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। बेकार। डिंग ने उसे सूचित किया कि कौशल को उन्नत किया जा सकता है, लेकिन हमारे लड़के को लगता है कि यह बहुत महंगा है और वो इसे बंद करने का फैसला करता है। इस बीच कुफू हमारे नायक को देखता है और सोचता है कि वह अब अलग है। इसके साथ ही कुफू अपने हाल के कार्यों के बारे में सोचते हुए खाना बनाना जारी रखता है। तब उसे एहसास हुआ कि वह काफी सुंदर है और उसकी खुशबू भी अच्छी है। हमारा नायक देखता है कि उसका ध्यान भटक गया है और उसे चिंता है कि उसका भ्रष्टाचार फिर से बढ़ सकता है। वह तुरंत स्थिति को ठीक करने और उसे पाने के लिए एक शानदार विचार लेकर आता है, ध्यान। इसलिए वह पहले मिले तरबूज को पकड़ लेता है और कुफू का ध्यान भटकाने के लिए उसे दिखाता है। कुफू फल देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि उसे वह तरबूज कहाँ से मिला। वह बताते हैं कि उनकी मुलाकात उसी जनजाति की एक लड़की से हुई जिसने उन्हें उपहार के रूप में फल दिया। ईर्ष्या से भरा हुआ वह सोचती है कि चूंकि वह अब सुंदर है इसलिए वह बाहर जाता है और अन्य लड़कियों से तरबूज लाता है। हमारा नायक कहता है कि महिलाओं को फल पसंद है और वो इसे खा सकती है क्योंकि उसे मिठाई पसंद नहीं है। एंग्रील कुफू ने उपहार लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे यह उपहार नहीं चाहिए, बिल्कुल तरबूज। अपने कृत्य को जारी रखते हुए वह पूछता है कि क्या वह वास्तव में सोचती है कि वह उसकी दी हुई किसी चीज को अस्वीकार कर सकती है, और फल मेज पर छोड़ देता है। अंत में वह रसोई के बारे में शिकायत करता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए अच्छा भोजन तैयार करे। बाहर हमारा नायक सिस्टम से पूछता है कि क्या वह पर्याप्त तेज था और क्या स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन डूम ने चेतावनी दी कि उसने कुफू से एक बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता लगाया है, लेकिन यह भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे नायक को इससे राहत मिलती है जबकि सिस्टम पता लगाने की कोशिश करता है, पता लगाए कि यह नई भावना क्या है। इस बीच कुफू ईर्ष्या से मर रहा है और शिकायत करता है कि वो तरबूज को कातिलाना नजर से देखते हुए किसी से भी उपहार स्वीकार करता है। घर के अंदर हमारा नायक गंभीर चेहरे के साथ सिस्टम स्क्रीन को देखता है, न जाने क्या करे। फिर जब वह देखता है कि उसके केवल 46 अंक हैं, तो वह घबरा जाता है कि इस तरह सुधार करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा करने से उसे यह कहते हुए शांत कर दिया गया कि 7 खलनायक जल्द ही सामने आएंगे और फिर अंक आसानी से आ जाएंगे। हमारा नायक इस विचार से उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि यदि वह एक ही बार में सभी को जीत ले तो अंक दोगुने हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा नायक सभी 7 भ्रष्ट लड़कियों की कल्पना करना शुरू कर देता है और इस विचार से पूरी तरह से चकित हो जाता है। लेकिन वास्तविकता सामने आती है और उसे याद आता है कि अकेले कुफू में बहुत काम है और 7 के साथ निपटना पागलपन होगा। फिर जनजाति चौक में एक आदमी सभी स्थानीय लोगों के लिए एक घोषणा करता है। बुजुर्ग बताते हैं कि पुरुष शिकार करने जाएंगे जबकि महिलाएं योद्धाओं की निगरानी में कपास की कटाई करेंगी। तभी हमारा लड़का कुफू के लिए भीड़ को स्कैन करता है और तुरंत उसे अन्य दासों के बीच पाता है। ऐसा नहीं लगता कि कुफू बहुत अच्छे मूड में है। ली युआनी उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है और उसे चढ़ाने के लिए एक आकर्षक छोटी सी आंख मारती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। कुफू अपना सिर घुमा लेती है और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, जिससे वो उसके रवैये से पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हमारा नायक इस पर विश्वास नहीं कर पाता है और शिकायत करता है कि उसने कल ही उसे एक तरबूज दिया था और अब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। सभी को जाते हुए देखकर वह सोचता है कि कैसे उसे लंबे समय तक एक बड़ा बुरा खलनायक होने का नाटक करते रहना होगा। अंत में हमारे नायक की शिकायत है कि वास्तविक जीवन में महिलाओं पर जीत हासिल करना उपन्यासों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है और हमारा नायक कुफू के लापता होने के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए चौराहे पर इंतजार करता है।
जनजाति के बुजुर्ग ने उसे चले जाने के लिए कहा और कहा कि उसने पहले ही किसी को भेज दिया है। लेकिन लेओनी जानना चाहता है कि उन्हें क्या पता चला। नीता गार्डों को बुलाता है। गार्डों में से एक पास आता है और बुजुर्ग पूछता है कि हमारे नायक के दास का क्या हुआ जिसने ऐसा नहीं किया, वापस आओ। वह आदमी बताता है कि कुफू को दूसरों का साथ नहीं मिलता था, इसलिए वह एक कोने में अकेले काम कर रही थी। वह कहता रहा कि उसने अन्य दासों से सुना है कि उसे अंधेरे जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था। गुस्से में युवानी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी रक्षा करने का काम नहीं करने के लिए उस पर चिल्लाया। गार्ड ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक गुलाम है और अगर वह चली गई तो हमारा हीरो बस एक और गुलाम खरीद सकता है। गुस्से से भरकर लेवानी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और गार्ड को मुक्का मारने की कोशिश करता है। चेहरा उसकी अक्षमता के लिए उसे बेकार कहना, लेकिन वह आदमी मुक्के को रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर वे दोनों जमीन पर कुश्ती शुरू कर देते हैं, जबकि उनके आसपास की भीड़ टिप्पणी करती है कि कुफू के बिना वह बेकार हो जाएगा और एक और गुलाम नहीं खरीद सकता। फिर वे दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। फिर वे पीछे हट जाता है और सभी को सुनाने के लिए घोषणा करता है कि कुफू को ले जाया गया है, न कि केवल समाप्त कर दिया गया है। दृढ़ संकल्प से भरी दृष्टि के साथ हमारा नायक कसम खाता है कि वह उसे अवश्य बचाएगा और चला जाता है, जबकि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एकमात्र दास के ऊपर एक राजा की तरह व्यवहार करना। उसके घर पर सिस्टम बताता है कि परिवर्तनों के साथ भी यह तथ्य कि कुफू पर कब्जा हो गया नहीं बदला। डूइंग बताते हैं कि यदि वे मूल नायक के बचाव से पहले उसे बचा लेते हैं तो उन्हें फायदा होगा और हमारा लड़का सहमत हो जाता है। फिर हम शहर का द्वार देखते हैं, जहां पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्तियों का एक और जोड़ा अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहा है। मूल नायक अपने सिस्टम के बारे में पूछता है जिसे उसने इस दुनिया में खोजा है। शुइडिंग नामक नायक का सिस्टम उत्तर देता है कि यह फिलहाल अन्य दुश्मन प्रणाली का पता नहीं लगा सकता है। शियातन रुई टिप्पणी करते हैं कि कुफू के गुरु को मर जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी जीवित है और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह दूसरा उपयोग करता है। उसका सिस्टम उसे यह कहकर शांत कर देता है कि वह सिर्फ एक अतिरिक्त है और मुख्य कहानी अभी भी उसके इर्द घूमती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक कहता है कि वह कुफू को बचाएगा और उसे एक कोमल छोटी मेमने में बदल देगा। सिस्टम सहमत है, यह कहते हुए कि क्योंकि ली युआन उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वह परोक्ष रूप से उसे जीतने में मदद कर रहा है। इस बीच हमारे नायक को अचानक छींक आती है और उसे आश्चर्य होता है कि उसकी पीठ पीछे उसके बारे में कौन बातें कर रहा है। कुफू अब शैडो ट्राइब का कैदी है, एक शापित समूह जिसे सभी ने त्याग दिया है। इन लोगों को अन्य सभी समूहों द्वारा त्याग दिया जाता है और अनंत काल तक अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, लड़कियों में से एक शिकायत करती है कि नए कैदी को घूरते हुए वह भूख से मर रही है। इस बीच कुफू अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और भागने की कोई संभावना नहीं है। भूखी महिला कहती है कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती और कुफू को दुष्ट दृष्टि से देखती है। हल्की सी मुस्कान, चाकू पकड़कर वह करीब आती है और युवा लड़की का एक छोटा सा टुकड़ा काटने के लिए कहती है, लेकिन झुंड का नेता उसे रोकता है और उसे शांत होने और थोड़ी देर और भूख सहन करने के लिए कहता है। बैंगनी बालों वाली महिला चाकू लेती है और टिप्पणी करती है कि जिस कैदी को उन्होंने पकड़ा है वह वास्तव में काफी सुंदर है। फिर वह कुफू की गर्दन पर ब्लेड लाती है, जो उसे मृत गंभीर दृष्टि से देखता है। संगीत, चाकू लड़की की त्वचा को भी छूता है, लेकिन वह नहीं छूती। डर का एक औज भी दिखाओ। नेता का कहना है कि उसके जैसे नाजुक शरीर पर चाकू चलाना बर्बादी होगी। हम देखते हैं कि तेज ब्लेड उसकी त्वचा पर टिका हुआ है, क्योंकि वह पूरी तरह से गतिहीन बनी हुई है। महिला कुफू को सूंघने के लिए झुकती है और कहती है कि उसने कई वर्षों में इतना अच्छा इत्र नहीं सूंघा है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। उसके ठीक बाद नेता एक क्लासिक खलनायक की तरह हंसना शुरू कर देता है। दुर्व्यवहार सहते हुए भी वह अपना अटूट संकल्प दिखाती है। जनजाति के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी कि छाया जनजाति हमेशा शहर के चारों ओर घूमती रहती है और अकेले बाहर जाना बिल्कुल पागलपन भरा संगीत है। लेकिन हमारा नायक कम परवाह नहीं कर सका और कहता है कि उसे उन्हीं योद्धाओं से मदद की जरूरत नहीं है
जिन्हें उसने अभी हराया है। तो नेता पूछता है कि वह कुफू के लिए इतना जोखिम क्यों उठाएगा, क्योंकि वो उसे पहले स्थान पर पसंद भी नहीं करता था। हमारा लड़का तब विश्वास के साथ उत्तर देता है कि उसके पास लड़की को बचाने का एक बहुत अच्छा कारण है। संदेह होने पर बुजुर्ग ने उससे यह बताने के लिए कहा कि यह कथित महत्वपूर्ण कारण क्या है। उनके दिमाग में हमारा एमसी मुख्य है चरित्र सोचता है कि उसे अपने संपूर्ण खलनायक व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए वास्तव में एक स्वार्थी बहाने की आवश्यकता है। मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि कुफू उसका गुलाम है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। बुजुर्ग उसके रवैये से चिढ़ जाता है और हमारा नायक जवाब देता है कि उसका सम्मान किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। फिर लेओनी उस आदमी को दिखाती है, उसे इससे दूर रहने के लिए कहती है और उसे फिर से धमकी देती है। नेता उसे रोकता है और उसे एक नया दास देने की पेशकश करता है, क्योंकि वह उसके पिता का मित्र था। लेकिन हमारे लड़के ने इनकार कर दिया। हमारा एमसी इससे आश्चर्यचकित है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग उसके प्रति इतने दयालु होंगे। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो मुड़ता है और गांव छोड़ देता है। उसके पीछे डूइंग सिस्टम उसके बगल में तैरता रहता है। अकेले वह छिपी हुई छाया जनजातियों को खोजने के लिए एक अंधेरी और उजाड़ भूमि से गुजरता है। उस पल में हमारे नायक को अपनी रीढ़ में कंपी महसूस होती है, क्योंकि उसे इस जगह पर अपने आसपास के खतरे का एहसास होता है। कार्य करने वाली व्यवस्था डर से चिल्लाती है, पूछती है, वहां कौन है? हमारे नायक को हाई अलर्ट पर रखते हुए हमारा लड़का तनावग्रस्त हो जाता है और चारों ओर देखता है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी कहां से आई। यह देखकर सिस्टम सुझाव देता है कि वह खुद को बचाने के लिए खतरे का पूर्वाभास कौशल खरीद ले। लेकिन ली युआन की शिकायत है कि 45 अंक बहुत महंगे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह छूट के लिए मोलभाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक छायादार उपस्थिति प्रकट होती है जो उसे काट देती है। तभी हमारे एमसी पर कई छायाएं हमला करती हैं और आश्चर्य से चिल्लाती हैं। चांद की रोशनी में हमें केवल कुछ लाल बूंदें तैरती हुई दिखाई देती हैं।